जब बड़े बूढ़े हमें ये कहते हैं कि उस पुरानी हवेली में मत जाना, उस वीराने में मत टहलना, वो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, तो क्या वो हमें बस एक झूठ बोलते हैं? क्या वो हमें बस डराने की कोशिश करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, बड़े बूढ़े अगर कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसे ही हुआ हमारी आज की इस कहानी में। आदित्य के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिसके बाद उसका पूरा बसा बसाया परिवार उजड़ सा गया। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ आदित्य के साथ। आदित्य लंदन में एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा था। वो 9 to 5 की जॉब कर कर के परेशान हो गया था। लंदन में भी 5 साल से रह रहा था। 4 साल उसकी शादी को हो गए थे। रिया के साथ उसका एक बेटा भी था जो बस अभी 1 साल का हुआ था, जिसका नाम था सूरज। आदित्य ये सोचता है कि लंदन में तो बहुत रह लिए, अब इंडिया चला जाए। इंडिया में बनारस में उसकी एक पुश्तैनी हवेली थी। आदित्य ये सोच रहा था कि उस पुश्तैनी हवेली को एक होटल में कन्वर्ट करके वहीं पर कोई बिजनेस किया जाए। रिया को ये प्लान बताने के बाद रिया भी हामी भर देती है और आदित्य तुरंत ही अपना और अपनी बीवी के साथ आ जाता है बनारस। पहली बार बनारस में रिया आती है क्योंकि रिया बचपन से ही लंदन में पली बड़ी थी। रिया जैसे ही अपनी इस हवेली को देखती है, हवेली बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। आदित्य को बोलने के बाद आदित्य बोलता है कि ये इंडिया है मेम साहब, यहाँ पे थोड़ी धूल तो मिलेगी ही। आदित्य और रिया मिलके हवेली का दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं, मगर ये क्या, बेसमेंट से 3-4 बच्चों की हंसने की खेलने की आवाज़ें आती है और तभी अचानक से 3-4 बच्चे अंदाजे 3 या 4 साल के खेलते हुए बेसमेंट से बाहर आते हैं। आदित्य चौंक जाता है। आदित्य उन बच्चों से पूछता है कि तुम लोग हवेली में क्या कर रहे हो, जबकि ये हवेली तो बंद थी। वो बच्चे बोलते हैं कि हम तो यहीं रहते हैं। आदित्य ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन बच्चों से पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, मेरे को उनसे बात करनी है। मगर बच्चे यही रट लगा के रखते हैं कि वो तो यहीं रहते हैं, चलो दिखा देते हैं। आदित्य गुस्सा हो जाता है। आदित्य बोलता है कि वो पुलिस को बुलाएगा। जब रिया देखती है कि आदित्य इतना गुस्सा हो रहा है, तब रिया बोलती है उन बच्चों से कि इस हवेली में बाथरूम कहाँ है, उसे बाथरूम जाना है। तो वो बच्चे लोग बोलते हैं नीचे बेसमेंट में एक बाथरूम है। रिया आदित्य को बोलती है कि जाओ तुम कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, मैं बच्चों के साथ बाथरूम जाके आती हूँ। आदित्य हवेली से बाहर निकलता है और बाज़ार चल जाता है कुछ सामान लाने। आदित्य जब वापस आता है तो लगभग आधे घंटे 45 मिनट बीत चुके थे, मगर रिया अभी भी वापस नहीं आई थी। आदित्य जैसे ही बेसमेंट में जाने वाला होता है, रिया उसे पीछे से आवाज़ देती है कि आदित्य कहाँ जा रहे हो। रिया आदित्य को ये बताती है कि वो बच्चे पास के ही थे और वो खिड़की से आ जाते थे हवेली के अंदर, वो अब चले गए हैं। ये सुन के आदित्य खुश होता है और रिया से बोलता है चलो चाय बना दो। रिया चाय बनाने जाती है, तभी आदित्य बोलता है सामान तो है ही नहीं हवेली में। रिया बोलती है तुम जब गए थे मैं सामान ले आई थी। ये सुन के आदित्य चौंक जाता है। आदित्य एक चीज़ नोटिस करता है कि सूरज करीब आधे घंटे से कुछ भी नहीं बोल रहा, जबकि जब से वो यहाँ आया था बस रोया जा रहा था। वो मजाक में ही सूरज के हाथ पकड़ता है और बोलता है ये रो क्यों नहीं रहा, और उसके हाथ पकड़ते ही आदित्य को ऐसा लगता है कि उसने किसी बर्फ़ की सिल्ली को छू लिया है,
क्योंकि सूरज का हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। वो रिया से बोलता है कि रिया, ये हाथ पकड़ के देखो सूरज का, इसकी पूरा हाथ और पूरा बदन बर्फ़ के जैसा ठंडा है। जैसे ही वो रिया का हाथ पकड़ता है ये दिखाने के लिए, तो रिया का भी हाथ अजीब सा ठंडा था। तब आदित्य को लगता है कि शायद उसका हाथ ही गर्म होगा, और वो ये बात आई गई हो जाती है। ऐसे ही 2 या 3 दिन बीत जाते हैं। हवेली में बहुत काम रहता है, तो उस काम के सिलसिले में आदित्य बाहर ही रहता है। मगर वो एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि रिया बदल सी गई है, ज़्यादा बात नहीं करती। जब से इंडिया आई थी उसे बाहर घूमना था, मगर 2 या 3 दिन हो गए हैं वो इस हवेली में ही रहती है। जब वो रिया से पूछने जाता है कि रिया चलो हम बाहर घूम के आते हैं, तो रिया मना कर देती है। रिया बोल देती है बच्चे हैं ना, मैं उनके साथ खेल लूँगी, और यहाँ माँ जी भी तो है। ये सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है आदित्य कि माँ जी। वो बोलती माँ जी क्या, माँ जी की बहू भी है। तब जैसे ही बोलता है कौन माँ जी, कौन बहू, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरे से मिलवाना। तो जैसे ही ये बात बोलता है, आदित्य के पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है कि बेटा मैं तो यहीं हूँ। आदित्य डर के पीछे घूमता है तो देखता है एक बूढ़ी औरत है और उसके साथ उसकी एक बहू है। जब आदित्य पूछता है उन दोनों से कि आप दोनों कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, तब उन दोनों का जवाब सुन के आदित्य को ऐसा लगता है कि उसके सर पे बहुत बड़ा हथौड़ा किसी ने बजा दिया है। वो दोनों का जवाब भी वही होता है जो उन बच्चों का था कि हम तो यहीं रहते हैं हमेशा से। आदित्य गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होके बोलता है कि ये मेरा हवेली है, यहाँ मैं रहता हूँ, आप लोग नहीं। आप लोग कहाँ रहते हैं बताइए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी रिया बोलती है कि ये तो यहीं रहते हैं, बस तुम्हें नहीं दिखते। ये सुन के आदित्य बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी वो बूढ़ी अम्मा बोलती है तुम्हारी बीवी रिया बहुत अच्छी है, वो अब यहीं रहेगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आदित्य ये सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और रिया का हाथ पकड़ के उस कमरे से उसे खींचते हुए बाहर निकालता है। रिया बहुत ही ज़्यादा मना कर रही होती है। वो बोलती है मैं इन बच्चों, इन दादी अम्मा के साथ ही यहाँ रहूँगी। मगर आदित्य को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और वो रिया को खींचते खींचते उस रूम से बाहर लेके आता है। मगर जैसे ही वो पुरानी हवेली की दहलीज पार करने वाला था, तभी देखता है कि रिया तो उसके पीछे है ही नहीं। रिया तो उसी रूम के गेट पे खड़ी है जिस रूम से उसे वो अभी निकाल के ला रहा था। ये देख के आदित्य बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। आदित्य को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। रिया अजीब सा मुस्कुराने लगती है। उसकी उस मुस्कुराहट में कुछ अजब सी बात थी, जैसे कि वो किसी इंसान की हो ही ना। ये देख के आदित्य बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उस पुरानी हवेली से बाहर निकल जाता है और उस पर पकड़ के वहीं बैठ जाता है। तभी एक बाबा उसके सामने आते हैं। वो बाबा उससे बोलते हैं कि तू जो देख रहा है वो उतना डरावना नहीं, तुझे जो नहीं दिख रहा है वो ज़्यादा डरावना है। तब आदित्य पूछता है बाबा आप क्या बोलना चाहते हैं। बाबा बोलते हैं कि तुझे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है तेरी। तब वो सारी घटना उन बाबा से बोलता है। वो बाबा उसे बोलते हैं कि तेरी बीवी और बच्चा 4 दिन पहले ही मर चुके हैं। ये सुन के आदित्य तो आसमान से ज़मीन पे गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका सारा कुछ यहाँ तबाह हो गया है। वो बाबा से कहता है कि आप भी तो पागल नहीं हो गए हैं उन बूढ़ी अम्मा और उनकी बेटी के जैसे। तब बाबा जी आदित्य को ये बताते हैं कि वो बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू भी यहाँ पे आई थी और वो भी मर चुकी है। इस हवेली की यही खासियत है कि जो मर जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि वो मरा हुआ है। आदित्य ये सुन के बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है। वो बाबा से बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा जानते थे कि जब तक आदित्य को सब कुछ दिखेगा नहीं वो कुछ मानेगा नहीं। तब वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और हवेली के अंदर जाते हैं।
वो आदित्य से पूछते हैं कि उसने अपनी बीवी को लास्ट टाइम नॉर्मल कहाँ देखा था। तो अब उसे याद आता है कि जिस दिन वो बेसमेंट में गई थी उस दिन के बाद से ही रिया कुछ अजीबोगरीब व्यवहार कर रही है। ये सोचते ही आदित्य अचानक आसमान से ज़मीन पे गिरता है। वो ये सोचने लगता है कि उस दिन के बाद वो खुद बेसमेंट में क्यों नहीं गया। मगर जब बाबा उसे बेसमेंट में ले जाके दिखाते हैं तो वो जो देखता है वो उसके लिए बहुत ही दिल दहलाने वाला दृश्य था, क्योंकि वो जो सामने देख रहा था वो उसकी बीवी और उसके बच्चे की लाश थी जो थोड़ी सड़ने लगी थी। आदित्य ये देखकर वहीं बेहोश हो जाता है और उसकी आंख हॉस्पिटल में एक हफ्ते बाद खुलती है। तब जब वो जानना चाहता है कि क्या हुआ था तब वो बाबा से पूछता है। बाबा उसे तब बताते हैं कहानी। वो हवेली में बहुत सालों पहले 3-4 बच्चों को उनकी माँ से जुदा करके मार दिया गया था। तब से उन बच्चों की आत्मा उस हवेली में कैद है और जब भी कोई महिला उस हवेली में जाती है तो वो बच्चे उसे अपनी माँ समझ के उसे वहीं मार देते हैं और उनकी आत्मा भी उन बच्चों के साथ उसी हवेली में कैद हो जाती है। आदित्य के आने के 20 साल पहले एक सास और बहू उस हवेली में गए थे। वो बूढ़ी अम्मा और उनकी जो बहू है वो उन्हीं दोनों की आत्माएं हैं। उन्हें भी उन दोनों बच्चों ने मार दिया था और अब रिया और सूरज भी मारे जा चुके हैं। उनकी भी आत्माएं उस हवेली में हैं। रिया और सूरज की आत्माएं भी उस हवेली में कैद हो गई हैं। ये सुन के सूरज बहुत ही फूट फूट के रोने लगता है। रिया और सूरज की अंतिम संस्कार करके उनकी अस्थियों को वहीं बनारस में गंगा में बहा के उस हवेली को तोड़ के हमेशा के लिए लंदन चला जाता है। आज भी वो जगह वैसे ही वीरान पड़ा है। आज भी वहाँ 2 या 3 बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई देती है। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही न्यू हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।